रियलिज्म पे कल पढ़ा हमने, लिबरलिज्म पे हमने पढ़ा, कन्वर्जिंग पॉइंट्स ऑफ न्यू रियलिज्म पे हमने कवर की थी, और कन्वर्जिंग और पॉइंट्स हमने कवर की थी। आज हमने डाइवर्जिंग पॉइंट्स बेसिकली कवर करनी है। ओके, या इसको हम कहते हैं नियो नियो डिबेट कहते हैं, नियो नियो डिबेट। अभी एक पेपर में आया ना, नियो नियो डिबेट क्या होती है, तो परेशान ना होना, वो द डिबेट बिटवीन न्यू रियलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म। अब ये जो डिबेट है ना बेसिकली न्यू रियलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म की, इसने पूरी इंटरनेशनल रिलेशंस को डोमिनेट किया है, फॉर डिकेड्स डोमिनेट किया है। जब भी किसी स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी बनती है ना, फॉरेन पॉलिसी बनती है, तो जो फॉरेन पॉलिसी मेकर्स होते हैं, हर स्टेट के फॉरेन पॉलिसी मेकर्स होते हैं, चाहे इंडिया हो पाकिस्तान हो, फॉरेन पॉलिसी मेकर्स जरूर होते हैं ना हर स्टेट में, चाहे यूएस हो। तो वो जो स्टेट की फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं ना, तो ये नियो नियो डिबेट माइंड में रख के ही फॉरेन पॉलिसी बनती है। आप किसी भी स्टेट की फॉरेन पॉलिसी उठा के देखें, उसमें आपको नियो रियलिज्म एंड नियो लिबरलिज्म नजर आएगी, उसमें आपको नियो रियलिज्म एंड नियो लिबरलिज्म नजर आएगी। That is why these two paradigms have been important to policy makers in understanding the international relations. अब ये जो डिबेट है बेसिकली ये है डिसएग्रीमेंट है कुछ इश्यूज पे इनका डिसएग्रीमेंट है, जैसे नेचर एंड कंसिक्वेंस ऑफ एनार्की है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, रिलेटिव वर्सेस एब्सोल्यूट गेन है, इंटेंशंस वर्सेस कैपेबिलिटीज है। अब ये क्या है, ये नेचर एंड कंसिक्वेंस ऑफ एनार्की, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, रिलेटिव वर्सेस एब्सोल्यूट गेन या इंटेंशंस वर्सेस कैपेबिलिटीज, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि दोनों पर्सपेक्टिव इस पे क्या कहते हैं। तो फर्स्ट है नेचर एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ एनार्की। ओके, अब मुझे ये बताओ, ये वर्ड्स कौन है, ये वर्ड्स, वो वर्ड्स वो नहीं है आइसक्रीम वाला नहीं, ये वाला कौन है, वर्ड्स आइसक्रीम वाला नहीं, ये वाला कौन सा है, मतलब ये कौन है, ये कौन है, बताओ मुझे, सारे बताओ, मैंने पढ़ाया है, मैंने आपको ऑफेंसिव डिफेंसिव में पढ़ाया था मैंने। प्रपोनेंट ऑफ न्यू रियलिज्म, जी तो है तो सही, लेकिन डिफेंसिव है ऑफेंसिव है, जी डिफेंसिव रियलिस्टिक है ये वॉल्स, जी बिल्कुल गुड। तो वॉल्स कहते हैं जो स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल सिस्टम का, वो एनार्किक बेस्ड है। एनार्की है स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, न्यू रियलिज्म में हमने पढ़ा हुआ है कि स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, एनार्की है इंटरनेशनल सिस्टम में, जिसकी वजह से स्टेट्स हमेशा अपनी सिक्योरिटी के बारे में वरीड होती हैं। हर किसी को अपने लाले पड़े होते हैं, मतलब हर स्टेट चाहती है मैं सरवाइव करूं, मैं डोमिनेट करूं, अपनी मेरी सिक्योरिटी बेहतर हो, एंड टेक एडिक्वेट मेजर्स टू अचीव इट। और कौन से मेजर्स होते हैं सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए, कौन से मेजर्स लेती है स्टेट, पढ़ा है मैंने ऑफेंसिव डिफेंसिव रियलिज्म में। एक स्टेट अपनी सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए कौन से मेजर्स लेती है ताकि वो सरवाइव कर सके, डिटरेंस और आर्म्स एंड बैलेंस ऑफ पावर, ऑब्वियसली बात है, मिलिट्री आर्मामेंट, ठीक है, वेरी गुड, अपनी आर्मी में और वेपन्स में इन्वेस्ट करती है वो। He also argues that जो चेंज ऑफ बिहेवियर है ना अमंग द स्टेट्स, ये मजे की बात है, सुनो, स्टेट्स का बिहेवियर चेंज है, पाकिस्तान का बिहेवियर चेंज है, मिडिल ईस्ट का बिहेवियर चेंज है, यूएसए का बिहेवियर चेंज है, चाइना का बिहेवियर चेंज है, रशिया का बिहेवियर चेंज है। ये जो बिहेवियर चेंज है ना, हर स्टेट का बिहेवियर डिफरेंट है, ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से नहीं है। रियलिज्म वाली बात याद है कि आइडियोलॉजी नहीं होती इंटरनेशनल रिलेशंस में, ये जो बिहेवियर डिफरेंसेस है ना, ये है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ पावर अमंग द स्टेट्स। किसी स्टेट की पावर ज्यादा है, किसी की मिडिल पावर है, कोई जो है वो सुपर पावर है, पावर डिफरेंस है। पावर ही डिटरमिन करता है कि स्टेट का बिहेवियर कैसा होगा। अब जैसे यूएसए है, सुपर पावर है, ठीक है, तो उसका बिहेवियर असर्टिव है, डोमिनेटिव है। चाइना है, वो भी ग्लोबल पावर है, चाइना का बिहेवियर
कोऑपरेटिव भी है, असर्टिव भी है। चाइना की फॉरेन पॉलिसी दोनों का मिक्सचर है। पाकिस्तान है, बिग पावर्स के लिए हम जो है वो तावेदार होते हैं, बाकी अफगानिस्तान हो उनको हमने डंडा दिया हुआ है। ठीक है। मिडिल ईस्ट जो है, अरब से पैसा है उनके पास, उनका बिहेवियर डिफरेंट है। तो आइडियोलॉजी जो है वो रिलेवेंट हो जाती है। आइडियोलॉजी डज नॉट डिटरमिन स्टेट्स बिहेवियर, रादर पावर डिटरमिन्स स्टेट्स बिहेवियर। क्यों? किसी स्टेट की पावर कितनी है। लेकिन केहोन एंड नाई आर्ग्यू दैट, अब ये कौन है? केहोन और नाई कौन है? ये प्रपोनेंट्स हैं नियो लिबरलिज्म के। ये जोसेफ नाय है ये। ठीक है, ये नियो लिबरलिज्म के प्रपोनेंट है, हमेशा याद रखना। ये किसके प्रपोनेंट है? नियो लिबरलिज्म के प्रपोनेंट है, हमेशा याद रखना ये बुजुर्गों। ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब इंटरडिपेंडेंस इंक्रीज हो गई है। इंटरडिपेंडेंस इंक्रीज हो गई है। इंटरडिपेंडेंस का क्या मतलब होता है? इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है म्यूचुअल डिपेंडेंस। म्यूचुअल डिपेंडेंस, स्टेट्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। चाहे ग्लोबल पावर्स हो, वो भी डिपेंडेंट होती हैं पुअर स्टेट्स पे, रॉ मटेरियल के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। जो पुअर स्टेट्स हैं वो ग्लोबल पावर्स पे डिपेंडेंट होती हैं एड के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो इकोनॉमिक कॉपरेशन है, आज की ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में स्टेट्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तो स्टेट्स अपने मिलिट्री पे इतना फोकस नहीं करती। आल्सो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है ना, सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट वो भी चेंज हुआ है। सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है। सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट कोल्ड वॉर में ये था कि मिलिट्री स्ट्रांग होनी चाहिए। अब इस तरह से नहीं है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से या ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में या 21st सेंचुरी में अब जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस है, जैसे क्लाइमेट है, टेररिज्म है, ओके, वाटर स्कार्सिटी है, साइबर है, ये भी थ्रेट है। ठीक है। और कोई भी एक स्टेट इनको अकेले टैकल नहीं कर सकती। खास करके क्लाइमेट की एग्जांपल ले लें, कोई भी स्टेट इसको अकेले टैकल नहीं कर सकती। ओके, दैट इज व्हाई स्टेट्स कोऑपरेट। तो सिक्योरिटी की नेचर भी चेंज हो चुकी है। अब जो है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट्स में अब म्यूचुअल डिपेंडेंस है। तो स्टेट्स अब किस पे फोकस करती हैं? क्लाइमेट पे फोकस करती हैं, इकोनॉमिक इश्यूज पे फोकस करती हैं, सिर्फ सिक्योरिटी पे फोकस नहीं करती। मतलब मिलिट्री पे इतना फोकस नहीं करती। सिक्योरिटी के भी टाइप्स है ना, एक होती है मिलिट्री, आपकी मिलिट्री है, दूसरी इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, क्लाइमेट चेंज है। ठीक है। दे आर्ग्यू दैट ड्यू टू इंटरडिपेंडेंस बिहेवियर ऑफ स्टेट्स हैज चेंज। ये कहते हैं नहीं, पावर की वजह से स्टेट का बिहेवियर चेंज नहीं हुआ है, बल्कि इंटरडिपेंडेंस या म्यूचुअल डिपेंडेंस की वजह से स्टेट का बिहेवियर चेंज हुआ है। स्टेट्स सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। बात समझ आई आपको? ये नेचर एंड कंसीक्वेंस ऑफ एनार्की। अदरवाइज फिर आप पूरी स्लाइड रिपीट करवाते हो मेरे से। बात समझ आई आपको? बुजुर्गों, मैनू दसो, सारे दसो जितने भी हैं क्लास में। समझ आई? ओके। अब आता है इंटरनेशनल कॉपरेशन पे। वॉर्स एंड मशीमेयर आर्ग्यू दैट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट वॉर्स हो, हमेशा लड़ाई हो, बस बंदूकें चले ये या फाइटर जेट्स चले या टैंक चले, जरूरी नहीं है कि वॉर हो हमेशा। बट हमेशा सिक्योरिटी कंपटीशन होता है अमंग द स्टेट्स, और वॉर की पॉसिबिलिटी भी होती है। पढ़ा है आपने कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जरूरी नहीं है कि हमेशा ही वॉर चले।
लेकिन सिक्योरिटी कंपटीशन तो चलता रहता है। अब सिक्योरिटी कंपटीशन देखो उसकी नेचर चेंज हुई है। अब जो है वो एआई है, साइबर है। क्या ये मिलिट्री में यूज नहीं होते क्या? सेमीकंडक्टर्स हैं, चिप्स हैं, तो सिक्योरिटी कंपटीशन चल रहा है ना। पहले तो आप वेपन्स पे जो है कंपटीशन होता था, किसके पास ज्यादा सबमरीन्स, किसके पास न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, किसके पास ज्यादा जो है फाइटर जेट्स। आजकल के टाइम में देखा जाए, ग्लोबलाइज वर्ल्ड में आजकल के टाइम में जो सिक्योरिटी कंपटीशन होता है इनके ऊपर होता है, एआई, चिप्स, सेमीकंडक्टर्स। तो ये भी तो यूज होते हैं ना, मिलिट्री इक्विपमेंट्स में ये यूज होते हैं ना। आज के टाइम में जो एआई को लीड करता है वही उसकी सिक्योरिटी इंप्रूव है, या वही बेहतर सिक्योर्ड है वो स्टेट। तो जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट वॉर हो, बट सिक्योरिटी कंपटीशन चलता रहता है, वॉर की पॉसिबिलिटी भी होती है। और स्टेट्स कॉपरेट नहीं करती। कौन से दो फैक्टर्स हैं नियो रियलिज्म में मैंने पढ़ा है जिसकी वजह से कॉपरेशन नहीं होता है? कौन से दो फैक्टर्स हैं बताओ? कौन से दो फैक्टर्स कॉपरेशन को डिफिकल्ट बनाते हैं? नियो रियलिज्म में हमने पढ़ा है। नंबर वन, प्रॉब्लम ऑफ चीटिंग। नंबर टू, प्रॉब्लम ऑफ रिलेटिव गेन। दो फैक्टर्स कॉपरेशन को डिफिकल्ट बनाते हैं जिसकी वजह से स्टेट्स कॉपरेट नहीं करती। प्रॉब्लम ऑफ चीटिंग, क्या आप किसी से एग्रीमेंट करते हो, बाद में आपको लगता है कि ये चीट ना कर ले इसलिए एग्रीमेंट ही नहीं करते। और प्रॉब्लम ऑफ रिलेटिव गेन का मतलब क्या है कि आपको क्या मिल रहा है एज कंपेयर टू अदर। अगर आपको लगता है कि दूसरे इंसान को ज्यादा फायदा हो रहा है, आप एग्रीमेंट करोगे ही नहीं। हर कोई इंसान कहता है या स्टेट कहती है कि मेरा फायदा ज्यादा हो, दैट इज वाई कॉपरेशन नहीं होता है। लेकिन क्योहेन नाई कहते हैं कि रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस का रोल इंपॉर्टेंट है। आप नियो लिबरलिज्म को लिबरल इंटरनेशनलिज्म या लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म क्यों कहते हो, इंस्टीट्यूशनलिज्म क्यों कहते हो? वो इस वजह से ही कहते हो ना कि वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पे ज्यादा एम्फोसिस करते हैं कि इंस्टीट्यूशंस का सबसे ज्यादा रोल है कॉपरेशन में भी। वार को जो है वो रोकने के लिए भी इंस्टीट्यूशंस पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, कि इंस्टीट्यूशंस का सबसे ज्यादा रोल है कि स्टेट्स को कॉपरेट करवाएं। दे आर्ग्यू दैट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कोऑपरेशन अमंग द स्टेट। अब इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कोऑपरेशन का क्या मतलब है? इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कोऑपरेशन का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल जैसे एससीओ है, एक इंस्टीट्यूशन है ना, रीजनल इंस्टीट्यूशन है। अब एससीओ में, एससीओ का चार्टर पढ़ो, एससीओ के चार्टर में क्या लिखा हुआ है कि टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट अमंग रीजनल स्टेट्स, टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट अमंग द रीजनल स्टेट्स, ये एससीओ के चार्टर में लिखा हुआ है। मैं सिर्फ एग्जांपल दिया है, यूएन का भी एग्जांपल ले सकते हो आप, पर्टिकुलरली मैंने एससीओ का एग्जांपल दिया है। तो एससीओ के चार्टर में लिखा हुआ है ना कि जो मेंबर स्टेट्स हैं उनमें डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है। तो इंस्टीट्यूशंस का रोल ज्यादा आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है कि स्टेट्स पे अगर मसले मसाइल हैं, डिस्प्यूट्स हैं, तो इंस्टीट्यूशंस रोल प्ले करें, वो रिजॉल्व करें। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कोऑपरेशन आप इसे कहते हो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस या वहां पे बैठ के स्टेट्स अपने मसले हल करें। Therefore, international institutions help to achieve cooperation. That is why international institutions help करते हैं cooperation achieve करने के लिए। आई समझ बात? ओके, नेक्स्ट, रिलेटिव वर्सेस एब्सोल्यूट गेन्स। अब ये रिलेटिव वर्सेस एब्सोल्यूट गेन क्या होते हैं? These gain refers to the benefits, इसको आप कहते हैं benefits that are received during the trade agreements।
अब रिलेटिव गेन का मतलब होता है कि इंडिविजुअल्स गेन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं फायका को कहता हूं और रक्षांदा को कहता हूं आपस में एग्रीमेंट करें। अब फायका कहेगी कि इस एग्रीमेंट से मेरा कितना फायदा होगा, मेरा ज्यादा फायदा होना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव गेन, कि आपको कितना फायदा मिल रहा है एज कंपेयर टू जिसके साथ आप कॉपरेट कर रहे हो। ओके। एब्सोल्यूट गेन का मतलब होता है कि फायका और रक्षांदा को दोनों को फायदा हो। दीज आर द एब्सोल्यूट गेन। ठीक है, दीज आर द एब्सोल्यूट गेन्स। रिलेटिव गेन का मतलब होता है एक स्टेट को या आपको कितना फायदा हो रहा है, जिसके साथ आप कॉपरेट कर रहे हो एज कंपेयर टू आपको कितना फायदा हो रहा है। एब्सोल्यूट गेन का मतलब होता है कि सबको फायदा हो। वो कायम अली शाह कहते थे सिंध में, सबको जॉब मिलेगी, सारे सारे खुश हो जाओगे आप। तो वो एब्सोल्यूट गेन एग्जांपल है मतलब। ठीक है, हमारे यहाँ होते थे सिंध के चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह, वो अक्सर स्टेटमेंट देते थे कि सबको जॉब मिलेंगी, सारे खुश हो जाओगे। तो इसका मतलब है एब्सोल्यूट गेन्स। अब नियो रियलिस्टिक कहते हैं जो रिलेटिव गेन हो ना, रिलेटिव गेन वो मैटर करते हैं ज्यादा, मतलब वो ज्यादा मैटर करते हैं, स्टेट्स के लिए ज्यादा मैटर करते हैं। कोई भी स्टेट नहीं चाहती कि उसका कम फायदा हो, कोई भी नहीं चाहती। ठीक है, दैट इज वाई नियो रियलिस्टिक कहते हैं कि जो रिलेटिव गेन्स होते हैं वो ज्यादा मैटर करते हैं, कॉपरेशन में वो ज्यादा मैटर करते हैं। अगर किसी स्टेट को लगता है कि एग्रीमेंट से उसको कम फायदा हो रहा है, अगर किसी स्टेट को लगता है कि एग्रीमेंट से कम फायदा हो रहा है उससे, तो कभी भी वो स्टेट एग्रीमेंट नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी, कि मैं क्यों फायदा दूं किसी को। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया आपस में कोई एग्रीमेंट करते, पाकिस्तान को लगता है इंडिया को ज्यादा फायदा हो रहा है या इंडिया को लगता है पाकिस्तान को ज्यादा फायदा हो रहा है, कभी भी एग्रीमेंट नहीं करेंगे। लेकिन नियो लिबरल्स कहते हैं कि भाई आप जो है कॉपरेट नहीं करोगे, एग्रीमेंट नहीं करोगे, किसी को भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, कॉपरेट नहीं करोगे, एग्रीमेंट नहीं करोगे, दोनों को फायदा नहीं होगा, तो दोनों का नुकसान हुआ ना। इससे अच्छा है आप कॉपरेट करो, एग्रीमेंट करो। बेशक किसी को कम फायदा होगा, किसी को ज्यादा फायदा होगा, लेकिन फायदा तो होगा ना कुछ तो मिलेगा। कुछ ना मिलने से बेहतर है कुछ मिले, कुछ ना मिलने से बेहतर ये नहीं है कि कुछ मिले। बेशक आपको कम मिल रहा है, किसी को ज्यादा फायदा मिल रहा है। ठीक है, अगर आप एग्रीमेंट ही नहीं करोगे कोई, तो किसी को भी फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप एग्रीमेंट करोगे, ठीक है, लेकिन अगर आप एग्रीमेंट करोगे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो फायदा होगा ना। आई बात समझ में? इसको आप कहते हैं एब्सोल्यूट गेन। बात समझ आई? दैट इज व्हाई टर्म डिड नॉट ज्वाइन। जी बिल्कुल, गल समझ आई? एक एक स्लाइड में मैं पूछ रहा हूं, फिर आप जो ना रिपीट करवाते हो पूरा, इसलिए अभी बता दो मुझे। टॉपिक टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, नियो नियो डिबेट पढ़ रहे हैं। आज हम नियो नियो डिबेट पढ़ रहे हैं, द डिबेट बिटवीन नियो रियलिज्म एंड नियो लिबरलिज्म। अब है इंटेंशंस वर्सेस कैपेबिलिटीज। ये ध्यान से सुनना आप, इंटेंशंस वर्सेस कैपेबिलिटीज, ये ध्यान से सुनना। जो नियो रियलिस्टिक हैं, जो नियो रियलिज्म वाले हैं, ये क्रिटिसाइज करते हैं किसको? नियो लिबरलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं। क्यों क्रिटिसाइज करते हैं नियो लिबरलिज्म वालों को? क्योंकि जो नियो लिबरलिस्टिक हैं या नियो लिबरलिज्म वाले हैं, ये फोकस करते हैं या ज्यादा फोकस करते हैं एक स्टेट के इंटेंशंस पे, उसके इंटरेस्ट पे, उसकी इंफॉर्मेशन पे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं,
जो नियो रियलिस्टिक वाले हैं या नियो रियलिज्म वाले हैं, ये क्रिटिसाइज करते हैं नियो लिबरलिज्म वालों को। क्यों क्रिटिसाइज करते हैं नियो लिबरलिज्म वालों को? क्योंकि जो नियो लिबरलिज्म वाले हैं ये ज्यादा फोकस करते हैं एक स्टेट के इंटेंशन पे, इंटरेस्ट पे, इंफॉर्मेशन पे। लेकिन नियो लिबरलिज्म वाले जो हैं एक स्टेट की कैपेबिलिटीज को इग्नोर करते हैं, एक स्टेट की कैपेबिलिटीज को इग्नोर करते हैं कि वो स्टेट कितनी पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एंड इकोनॉमी। तो नियो रियलिस्टिक वाले कहते हैं कि पावर ही मैटर करता है इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, पावर ही मैटर करता है इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। इट डज नॉट मैटर इफ अ स्टेट सेज इट हैज पीसफुल इंटेंशंस। ये मैटर नहीं करता कि एक स्टेट कहे कि मेरे पीसफुल इंटेंशन है। अगर वो स्टेट स्ट्रांग है तो दूसरे स्टेट्स उससे थ्रेटन फील करेंगे ही करेंगे। अगर कोई स्टेट कहती है मेरे पीसफुल इंटेंशंस हैं तो दूसरी स्टेट्स कभी भी यकीन नहीं करेंगे उससे। अगर वो स्टेट स्ट्रांग है तो दूसरे उससे थ्रेटन फील करेंगे ही करेंगे। लेकिन लेकिन इसको नियो लिबरलिज्म रिस्पॉन्ड करती है, वो कहती है कि जो प्रॉब्लम है ना अनइक्वल कैपेबिलिटीज का, क्योंकि देखो इंटरनेशनल सिस्टम में इतनी सारी स्टेट्स है कि किसी स्टेट की कैपेबिलिटी ज्यादा है, कोई न्यूक्लियर पावर है, कोई नहीं है, कोई नॉन न्यूक्लियर है, किसी की मिलिट्री स्ट्रांग है, किसी की नेवी स्ट्रांग है, मतलब अनइक्वल कैपेबिलिटीज है ना। तो नियो लिबरलिज्म वाले कहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ना अनइक्वल कैपेबिलिटीज का, इसको हम मैनेज कर सकते हैं। और दे आर्ग्यू दैट जो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस है जैसे नेटो है, यूएन है या आर्म्स कंट्रोल रिजीम है, दे कैन हेल्प बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड सेटिंग रूल्स। व्हेन स्टेट्स आर मोर ट्रांसपेरेंट, जब स्टेट्स ट्रांसपेरेंट होगी एंड ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस, they worry less about who is stronger because everyone knows what others are doing, because everyone knows what others are doing। दोबारा रिपीटिंग, सुनो ध्यान से सुनो। ये जो नियो रियलिज्म का आर्ग्यूमेंट है इसको नियो लिबरल्स काउंटर करते हैं। वो कहते हैं जो प्रॉब्लम है ना अनइक्वल कैपेबिलिटीज का, इसको सॉल्व किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। और ये आर्ग्यू करते हैं कि जो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस है जैसे नेटो है या यूएन है, आर्म्स कंट्रोल रिजीम है, दे कैन हेल्प बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन कि किसके पास कितनी कैपेबिलिटी है। जब स्टेट्स ट्रांसपेरेंट होंगी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को ट्रस्ट करेंगी, तो दूसरी स्टेट्स विल नॉट वरी अबाउट हु इज स्ट्रॉन्गर, क्योंकि दूसरी स्टेट्स को पता होगा व्हाट एवरीवन इज डूइंग। आई बात समझ में? बात समझ आई? या वन लाइनर में इस तरह से समझो कि नियो रियलिज्म कहती है कि पावर डिसाइड्स एवरीथिंग, लेकिन नियो लिबरलिज्म वाले कहते हैं नहीं, इंफॉर्मेशन एंड इंस्टीट्यूशंस कैन रिड्यूस द फियर ऑफ पावर। इंफॉर्मेशन, यही बता रहा हूं मैं कि नियो रियलिज्म वाले कहते हैं पावर डिसाइड्स एवरीथिंग, जिसके पास ज्यादा पावर होगी वही ग्लोबल पॉलिटिक्स को डोमिनेट करेगी। लेकिन नियो लिबरलिज्म वाले कहते हैं कि नहीं, इंफॉर्मेशन एंड इंस्टीट्यूशंस कैन रिड्यूस द फियर ऑफ पावर। इंफॉर्मेशन एंड इंस्टीट्यूशंस कैन रिड्यूस द फियर ऑफ पावर। आया समझ सब? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस करेंगे ना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे ना। अब आपको एक मजे की बात बताऊं मैं, जो न्यूक्लियर कैपेबल आपके फाइटर जेट्स होते हैं, ठीक है, एक ट्रीटी है रशिया और यूएसए के बीच में, साल्ट 1 साल्ट 2। तो जो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स होते हैं या न्यूक्लियर कैपेबल जो है वो फाइटर जेट्स हैं, वो रशिया ओपन एयर में रखता है ताकि सैटेलाइट के थ्रू मॉनिटर किया जाए। बेसिकली रशिया इज गिविंग इंफॉर्मेशन कि मैं कोई चीज छुपा नहीं रहा, आई समझ बात? कि
इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस स्टेट के पास कितनी मिलिट्री कैपेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ओके वो तो काउंटर करते हैं ना, वो तो नियो रियलिज्म का आर्ग्यूमेंट है ना रक्षांदा। लेकिन नियो लिबरल्स वाले कहते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का काम है, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का काम है कि ये फियर ऑफ पावर दूर करें दूसरी स्टेट्स का। ये नियो लिबरलिज्म वाले कहते हैं कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का काम है कि ये जो फियर ऑफ पावर है ये दूर करें, इंफॉर्मेशन देके दूसरी स्टेट्स को। दैट इज वाई इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो क्या करती है, वो इंफॉर्मेशन देती है ना कि इतनी कैपेबिलिटीज हैं, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं। दैट इज वाई यूएस ने भी यही कहा ना कि आप इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को एक्सेस दें अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम तक, ताकि इंफॉर्मेशन बाहर आए। जब इंफॉर्मेशन होगी तो फियर भी नहीं होगा। आई बात समझ में? और समझ आई या नहीं समझ आई? अजीम आपने प्रीवियस लेक्चर्स जो है वो मिस किए हैं, आप पहले वाली रिकॉर्डिंग सुन लेना। अजीम जो नया स्टूडेंट है क्लास में एनरोल हुआ है, आई नो आपको काफी सारी चीजें समझ ना आए, तो आप प्रीवियस लेक्चर सुन लेना, आपको समझ आ जाएंगी सारे। बताओ मुझे क्लास में जितने हैं। सामने आपको समझ आई? ताबीर आप सुनाए क्लास में? नहीं गिरनास आपको, मुरन्नम, आमना, अमरीना, जाग जाओ। नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते शेयर। अमरीना आपको समझ आई? हाँ जी जाग जाओ क्लास में। आप कंफ्यूज हो रही है रक्षांदा, कंफ्यूज हो रही है। जरूरी नहीं है कि स्टेट्स नियो लिबरलिज्म को फॉलो करें, जरूरी तो नहीं है ना कि स्टेट्स नियो लिबरलिज्म को फॉलो करें। लेकिन नियो लिबरलिज्म कह रही है कि ये जो फियर ऑफ पावर है इसको हम दूर कर सकते हैं अगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रोल प्ले करें इस फियर को दूर करने में। दूसरी स्टेट्स को इंफॉर्मेशन, मतलब दूसरी स्टेट्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और इंफॉर्मेशन दूसरी स्टेट्स को भी दी जाए कि किसके पास कितनी मिलिट्री कैपेबिलिटी है। ठीक है, किसके पास कितनी मिलिट्री कैपेबिलिटी है, ये मैं कह रहा हूँ। कि जरूरी तो नहीं कि वो पाकिस्तान और इंडिया उसको फॉलो करें, वो तो नियोलिज्म का पर्सपेक्टिव आ गया ना फिर। लेकिन मैं नियोलिबरिज्म का पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि नियोलिबरिज्म वाले कह रहे हैं कि आप फियर को दूर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इंफॉर्मेशन दें, अगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इंफॉर्मेशन दें, उनको एक्सेस मिले, अगर आपका प्रोग्राम न्यूक्लियर प्रोग्राम है या आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज है ट्रांसपेरेंट है, फिर ये फियर दूर हो सकता है, ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टेट इसको फॉलो करती है। जी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो स्टेट्स जरूरी हो है कि वो फॉलो करें, ये लिबरलिज्म को फॉलो करें। ऑब्वियसली बात है, कल भी मैंने लिबरलिज्म में पढ़ाया था कि स्टेट्स लिबरलिज्म और नियो लिबरलिज्म को फॉलो नहीं करती। खास करके ये जो नियो लिबरल ऑर्डर है यूएस ने बनाया है, यूएसए खुद ही इसको फॉलो नहीं करता आजकल। यूएसए आजकल खुद ही इसको फॉलो नहीं करता। आ रही समझ आप बात? अब रक्षांदा समझ आई बात? जी ये आपकी नियो नियो डिबेट थी। द नेक्स्ट वन इज आइडियलिज्म। आप में से कौन आइडियलिस्टिक है? आप में से कौन आइडियलिस्टिक है? सारे रियलिस्टिक हो? हाँ जी, आप में से कौन आइडियलिस्टिक है, कौन रियलिस्टिक है, बताओ मुझे। आप में से कौन आइडियलिस्टिक है, कौन रियलिस्टिक है? हने दसो मेनू।
कौन आइडियलिस्टिक है, कौन रियलिस्टिक है? आइडियलिज्म वाले जो है ना, वो पिनकी से जो है वो चर्च लेके पीते हैं। वो जो पिनकी नहीं पकड़ी गई थी, तो आइडियलिज्म वाले भी ना पिनकी से चर्च लेके पीते हैं। ऐसी उनकी बातें, ऐसी ऐसी बातें हैं उनकी, बंदा हैरान हो जाता है। हाँ जी, आइडियलिस्ट वाले पिनकी से जो है ना चर्च लेके पी पी के ऐसी ऐसी बातें करते हैं, आप भी परेशान हो जाते हैं। हाँ जी। जी, चले पढ़ते हैं इसको, आइडियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस। अब ये ध्यान से सुने। रियलिस्टिक कहते हैं कि वार एंड कॉन्फ्लिक्ट आर नेचुरल। वार और कॉन्फ्लिक्ट ये नेचुरल है, दीज आर नेचुरल। लेकिन आइडियलिस्ट इस व्यू को रिजेक्ट करते हैं। दे बिलीव कि पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ये नेचुरल कंडीशंस नहीं है वर्ल्ड पॉलिटिक्स की। ये नेचुरल कंडीशंस नहीं है वर्ल्ड पॉलिटिक्स की। ह्यूमन को ही, इंसान को ही पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बिल्ड करनी है। इंसान को ही पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बिल्ड करनी है, बनानी है। जिसके लिए आइडियलिस्ट कहते हैं वी नीड कॉन्शियसली डिवाइज्ड मशीनरी। अब ये कॉन्शियसली डिवाइज्ड मशीनरी कौन सी बलाए? कॉन्शियसली डिवाइज्ड मशीनरी, दोबारा रिपीट कह रहा हूं। रियलिस्टिक कहते हैं वार और कॉन्फ्लिक्ट नेचुरल है, आप रोक नहीं सकते। ये नेचुरल, ये जैसे इंसान की नेचर होती है ना, ठीक है, उसको चेंज नहीं कर सकते आप लोग। तो आइडियलिस्ट कहते हैं, आइडियलिस्ट इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं पीस और प्रॉस्पेरिटी नेचुरल कंडीशंस नहीं है वर्ल्ड पॉलिटिक्स की। ह्यूमंस को, इंसान को ही पीस और प्रॉस्पेरिटी बिल्ड करनी है। जिसके लिए आइडियलिस्ट कहते हैं वी नीड कॉन्शियसली डिवाइस्ड मशीनरी। कॉन्शियसली डिवाइस्ड मशीनरी क्यों चाहिए? पीस और प्रॉस्पेरिटी बनाने के लिए। अब ये कॉन्शियसली डिवाइस मशीनरी का क्या मतलब है? सुने पहले, सुने अक्षरनाथ, सुने पहले, सुनो पहले, सारे सुनो। कॉन्शियसली डिवाइस मशीनरी का क्या मतलब है? इसका मतलब है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, लॉज, ऑर्गेनाइजेशंस जो कॉन्फ्लिक्ट को रोके और कॉपरेशन को प्रमोट करें। जो कॉन्फ्लिक्ट को रोके और कॉपरेशन को प्रमोट करें। वर्ल्ड वार वन के बाद ये थ्योरी बेसिकली वर्ल्ड वार वन के बाद आई थी। वर्ल्ड वार वन के बाद आइडियलिस्ट ने सोचा कि एक मशीनरी बनाते हैं, मशीनरी जैसे लीग ऑफ नेशन, इंटरनेशनल लॉ और कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आया। कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट जैसे कहते हैं नेटो कलेक्टिव सिक्योरिटी पे बना हुआ है ना, कलेक्टिव सिक्योरिटी। ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन के बाद आइडियलिस्ट सोचा कि एक मशीनरी बनाते हैं, लीग ऑफ नेशंस, इंटरनेशनल लॉ और कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट दिया। आइडियलिस्ट की ये लॉजिक थी कि एनार्की में, आइडियलिस्ट की ये लॉजिक थी कि एनार्की में स्टेट्स बाय डिफॉल्ट फाइट करेंगी। एनार्की में स्टेट्स बाय डिफॉल्ट फाइट करेंगी, लड़ेंगी। और इस फाइट को, लड़ाई को रोकने के लिए हमें कॉन्शियसली ग्लोबल रूल्स और ऑर्गेनाइजेशंस डिजाइन करने होंगे ताकि पीस अचीव हो। दोबारा रिपीटिंग, आइडियलिस्ट की ये लॉजिक थी कि एनार्की में स्टेट्स बाय डिफॉल्ट फाइट करेंगी, दे विल फाइट बाय डिफॉल्ट। लेकिन इस फाइट को रोका जा सकता है अगर हमें
या अगर हम ग्लोबल रूल्स और ऑर्गेनाइजेशंस डिजाइन करते हैं ताकि पीस अचीव हो, कॉपरेशन अचीव हो। सो आइडियलिस्ट बिलीव दैट, आइडियलिस्ट का ये बिलीव है कि पीस इज नॉट फाउंड बट इट इज इंजीनियर्ड। ह्यूमंस को खुद कुछ करना होगा पीस अचीव करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके जो मोस्ट प्रोपोनेंट हैं, सपोर्टर्स हैं, वो है प्रेसिडेंट विल्सन और कॉन्डरसेट। प्रेसिडेंट विल्सन एंड कॉन्डरसेट इसके जो है वो प्रोपोनेंट हैं। अब ये कहते क्या है? कॉन्डरसेट विजुअलाइज अ वर्ल्ड ऑर्डर फ्री फ्रॉम वॉर एंड इनइक्वालिटी। इसने कहा कि जो वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए ना, उसमें वॉर भी नहीं होनी चाहिए, इनइक्वालिटी भी नहीं होनी चाहिए। इनइक्वालिटी का क्या मतलब है कि स्टेट सारे इक्वल होनी चाहिए, सारे इक्वल होनी चाहिए। ही आर्ग्यूड दैट जो न्यू ऑर्डर आएगा ना, न्यू ऑर्डर आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन, जो न्यू ऑर्डर आएगा उसमें ह्यूमैनिटी कांस्टेंट प्रोग्रेस करेगी, उसमें इंसान कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेस करेगा विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन एंड साइंस। ये कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर वन के बाद इसने कहा कि जो नया ऑर्डर आएगा उसमें वॉर भी नहीं होगी और इनइक्वालिटी भी नहीं होगी। ठीक है, और ह्यूमैनिटी प्रोग्रेस करेगी विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन एंड साइंस। लेकिन इसका आइडियलिज्म का जो ग्रेटेस्ट प्रोपोनेंट है वो है प्रेसिडेंट विल्सन। ठीक है, जिसने इसको आइडियलिज्म को कंक्रीट शेप दिया थ्रू द ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज। ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज का पता है ना, वर्ल्ड वॉर वन के बाद जर्मनी के अगेंस्ट साइन हुई थी। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज हम पढ़ेंगे, ये वर्ल्ड वॉर टू में पढ़ेंगे। अभी ये समझो वर्ल्ड वॉर टू के बाद, वर्ल्ड वॉर वन के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज साइन हुई थी अगेंस्ट जर्मनी, जिसमें जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल किया गया था फॉर इनिशिएटिंग वर्ल्ड वॉर। मतलब पूरी जिम्मेदारी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्मनी पे आई थी। दे वर आल्सो प्रोपोनेंट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। ये कॉन्डरसेट और विल्सन ये कलेक्टिव सिक्योरिटी के भी प्रोपोनेंट थे कि कलेक्टिव सिक्योरिटी होनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स के सपोर्टर थे और नए इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के भी प्रोपोनेंट थे, पीस के भी सपोर्टर थे। और आर्म्स नहीं होनी चाहिए, मतलब आर्म्स रेस नहीं होनी चाहिए, असले को जो है वो हटा दो आप। ठीक है, आइडियलिज्म कहती है इट रिगार्ड्स द पावर पॉलिटिक्स एज पासिंग फेज ऑफ हिस्ट्री। कहती है पावर पॉलिटिक्स ना मतलब हिस्ट्री का फेज बन चुकी है। ये वर्ल्ड वॉर वन के बाद की बात हो रही है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन के बाद की बात हो रही है। कहते हैं पावर पॉलिटिक्स अब हिस्ट्री का फेज है। ठीक है, वो जो नया फ्यूचर ऑर्डर है ना, या इंटरनेशनल सोसाइटी होगी ना, वो रिफॉर्म्ड होगी, वो रिफॉर्म्ड होगी, जिसमें पावर पॉलिटिक्स भी नहीं होगी, इमोरलिटी भी नहीं होगी, वायलेंस भी नहीं होगा। अच्छा जी, कहते हैं नया जो फ्यूचर ऑर्डर आएगा वो फ्री फ्रॉम पावर पॉलिटिक्स होगा, जिससे इमोरलिटी भी नहीं होगी, वायलेंस भी नहीं होगा, सब अच्छा होगा। ठीक है, इट एम्स टू ब्रिंग अबाउट अ बेटर वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, कि दुनिया बेहतर बने। किस तरह से बेहतर बनेगी? विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, advocates of idealism like David Held believe that global politics must be democratized। मतलब जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है ना, उसमें डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है ना, उसमें डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अब डेमोक्रेसी का ये मतलब नहीं कि पूरी स्टेट्स में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज ना हो। ये जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है ना, ये डेमोक्रेटिक बेस्ड हो, मतलब इंटरनेशनल ऑर्डर ही आपका डेमोक्रेटिक बेस्ड हो।
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी डेमोक्रेसी हो, किसी स्टेट की मोनोपोली ना हो। अब इसके लिए ये सजेस्ट करते हैं कॉस्मोपॉलिटन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। इसके लिए ये सजेस्ट करते हैं कॉस्मोपॉलिटन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। कभी इसके बारे में सुना है आपने, कॉस्मोपॉलिटन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में? कभी इसके बारे में सुना है आप लोगों ने, कॉस्मोपॉलिटन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी? जब मैं ये पढ़ाऊंगा ना, तब आप कहोगे कि सर ये क्या बोल रहे हैं। कभी सुना है आप लोगों ने इसके बारे में, कॉस्मोपॉलिटन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में? बताओ मुझे। अच्छा जी, चले पढ़ लें, सुने, जल्दी से सुने। कॉस्मोपॉलिटन मॉडल डेवलप किया था डेविड हेल्ड ने। डेविड हेल्ड ने। और डेविड हेल्ड कहते हैं कि डेमोक्रेसी शुड नॉट स्टॉप एट नेशनल बॉर्डर्स, कि डेमोक्रेसी किसी एक स्टेट में नहीं होनी चाहिए। डेमोक्रेसी का कोई बॉर्डर नहीं होता कि बस एक स्टेट में डेमोक्रेसी, जैसे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बस ये नहीं होना चाहिए, या इंडिया में डेमोक्रेसी ये नहीं। डेमोक्रेसी का कोई बॉर्डर नहीं होना चाहिए, मतलब सिर्फ एक स्टेट या दो स्टेट्स में डेमोक्रेसी ना हो, और डेमोक्रेसी का कोई बॉर्डर नहीं होना चाहिए। कॉस्मोपॉलिटन मॉडल कहता है कि आज के वर्ल्ड ग्लोबलाइज्ड है, ग्लोबलाइज्ड है। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स इश्यूज, ठीक है, आज की वर्ल्ड ग्लोबलाइज्ड है। क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स इश्यूज पर एक स्टेट के डिसीजंस दूसरे स्टेट्स को अफेक्ट करते हैं, वैसा ही है। क्लाइमेट चेंज पे, टेररिज्म पे, ह्यूमन राइट्स पे एक स्टेट के जो डिसीजंस होंगे वो दूसरे स्टेट्स को अफेक्ट करेंगे ही करेंगे, ऑब्वियस ही बात है। टेररिज्म पे आप एग्जांपल ले लें, यूएस ने ग्लोबल वॉर ऑन टेरर लॉन्च की, तो दूसरी स्टेट्स अफेक्ट नहीं हुई क्या? पाकिस्तान ने पूरी ग्लोबल वॉर ऑन टेरर लड़ी है यूएस के कहने पे, है ना? तो एक स्टेट के डिसीजन से दूसरी स्टेट्स अफेक्ट होंगी। सो जो अफेक्टेड स्टेट्स हैं, जो अफेक्टेड स्टेट्स हैं, उनका भी उन डिसीजंस में से होना चाहिए, उनका भी उन डिसीजंस में से होना चाहिए, मतलब पार्टिसिपेशन उनकी भी होनी चाहिए उन डिसीजंस में। सिंपल वर्ड्स में ये मॉडल कहता है कि डेमोक्रेटिक राइट्स एंड अकाउंटेबिलिटी शुड एक्सटेंड बियॉन्ड द स्टेट टू ग्लोबल लेवल। सिंपल वर्ड्स में समझे, ये मॉडल कहता है कि डेमोक्रेटिक राइट्स एंड अकाउंटेबिलिटी शुड एक्सटेंड बियॉन्ड द स्टेट टू ग्लोबल लेवल। अब पार्टिसिपेटिंग का क्या मतलब है? जैसे यूएस ने ग्लोबल वॉर ऑन टेरर लॉन्च की, हम अफेक्ट हुए, पाकिस्तान अफेक्ट हुआ, ओके, लेकिन उसमें पाकिस्तान ने तो कोई, मतलब उसमें पाकिस्तान को कोई से था ही नहीं कि भाई वॉर लॉन्च क्यों कर रहे हो, नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान सीधा सीधा ट्रम्प, सीधा सीधा बुश ने कह दिया, आर यू विथ अस और अगेंस्ट अस, सीधा सीधा कह दिया, बीच का मिडिल का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। यहाँ जैसे अभी ट्रम्प ने ईरान के अगेंस्ट वॉर लॉन्च की, नेटो कंट्रीज को पूछा तक नहीं, नेटो कंट्रीज को पूछा तक नहीं, लेकिन नेटो कंट्रीज अफेक्ट, यूरोप अफेक्ट हुआ ना, ग्लोबल इकोनॉमी अफेक्ट हुई ना, इस वॉर से अफेक्ट क्यों नहीं हुई? स्टेट ऑफ हॉर्मस ब्लॉक हो गया, ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस राइज हो गई, तो दूसरी स्टेट्स भी अफेक्ट हुई ना उससे, ट्रम्प के एक्शन से दूसरी स्टेट भी अफेक्ट हुई। लेकिन दूसरी स्टेट्स ने इस वॉर में रोकने के लिए या स्टार्ट करने में उनका कोई से नहीं था, उनका कोई से नहीं था, पार्टिसिपेशन नहीं थी उनकी इस डिसीजन में। तो सिंपल वर्ड्स में ये मॉडल कहता है कि डेमोक्रेटिक राइट्स एंड अकाउंटेबिलिटी ये सिर्फ स्टेट तक ही रुकनी नहीं चाहिए, ये ग्लोबल लेवल तक भी होनी चाहिए। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि दुनिया में एक सिंगल गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये भी नहीं कहते कि दुनिया में एक सिंगल गवर्नमेंट जिसे आप वर्ल्ड गवर्नमेंट कहते हो वो नहीं होनी चाहिए।
बट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे स्टार्ट करते हैं वो लोकल लेवल पे, लोकल लेवल पे गवर्नमेंट होनी चाहिए, फिर नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट होनी चाहिए, फिर रीजनल लेवल पे गवर्नमेंट होनी चाहिए, फिर ग्लोबल लेवल पे गवर्नमेंट होनी चाहिए। लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट, लोकल, नेशनल, रीजनल एंड ग्लोबल गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन या कार्बन इमिशन का रिस्पॉन्सिबल कौन है? चाइना एंड यूएसए। और क्लाइमेट से मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज कौन है? पाकिस्तान। सो जो भी क्लाइमेट रिलेटेड डिसीजंस होंगे ना, उसमें पाकिस्तान का से होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इज अफेक्टेड बाय इट। आसान से लफ्जों में समझो कि क्लाइमेट चेंज है, अब इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कार्बन इमिशन कौन से स्टेट करती है? चाइना और यूएसए का ही सबसे ज्यादा चाइना और यूएसए ही करती है ना। तो जो भी क्लाइम और अफेक्टेड कौन सी कंट्री है? पाकिस्तान है। तो जो भी क्लाइमेट रिलेटेड ग्लोबल पॉलिसी बनेगी उसमें पाकिस्तान का से होना चाहिए, पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इज मोस्ट अफेक्टेड कंट्री। ओके, बात समझ आई? बात समझ आई? कुछ नहीं आई? जल्दी बताओ मुझे, बात समझ आई? इस कॉस्मोपॉलिटन मॉडल का एक और भी कोर आइडिया है, एक और भी कोर आइडिया है, दैट इज कॉस्मोपॉलिटन सिटीजनशिप। सिटीजनशिप, कॉस्मोपॉलिटन सिटीजनशिप, ये कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन सिटीजनशिप होनी चाहिए। अब कॉस्मोपॉलिटन सिटीजनशिप का क्या मतलब है? एवरी ह्यूमन इज सिटीजन ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट। सबसे पहले वो दुनिया का सिटीजन है, फिर बाद में वो किसी कंट्री का सिटीजन है। ठीक है, सबसे पहले इंसान जो है इस दुनिया का सिटीजन है, बाद में किसी कंट्री का सिटीजन है। इसीलिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जैसे यूएन, डब्ल्यूटीओ, यूएन या डब्ल्यूटीओ, ये डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। दे शुड बी अकाउंटेबल टू पीपल, नॉट स्टेट, नॉट स्टेट। ये जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं ये किसी स्टेट को अकाउंटेबल नहीं होनी चाहिए, ये लोगों को अकाउंटेबल होनी चाहिए। लोग मतलब यूएस के लोग नहीं, सारी दुनिया के लोग, उनको अकाउंटेबल होनी चाहिए। बात समझ आई? कॉस्मोपॉलिटन सिटीजनशिप का क्या मतलब है कि इंसान सबसे पहले इस दुनिया का सिटीजन है, फिर बाद में किसी स्टेट का सिटीजन है। इसीलिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जैसे यूएन है, डब्ल्यूटीओ है, ये डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, मतलब ये लोगों को अकाउंटेबल होने चाहिए, किसी स्टेट्स को अकाउंटेबल नहीं होनी चाहिए। ये बात कह रहे हैं, समझ आया? तो ये वाली जो स्लाइड है मैं सेंड करूंगा आपको। कॉन्सेप्ट समझ आया? जल्दी बताओ मुझे। एमन, अलिशबा, अमरीना, आमना, अनम, अक्सा, आजम, फायका, गिरन और बाकी सारे रक्षा समया। अच्छा, ये जो मैं अलग से आपको ना ये चीजें जो सेंड करता हूँ ना, वो आप उस टॉपिक में ऐड किया कर रहे हो, ठीक है? जैसे मैंने कल भी सेंड किए थे आपको कुछ चीजें, तो ठीक है। आइडियलिज्म, 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 अलिशबा आते हैं उस पे, आते हैं। सबरन जमीलन, सबरन जमीलन, आते हैं उस पे। तो ये वाली जो चीज है ना, आपने नोट्स में इंक्लूड करनी है। ये वाली चीजें जो मैं आपको उस टॉपिक से रिलेटेड सेंड करता हूँ ना, कोई फ्लो चार्ट वगैरह, कोई कॉन्सेप्ट,
तो वो नोट्स में शायद ना हो, तो वो आप ऐड कर लिया करें। ओके, अब इसके अजम्पशंस क्या हैं? ये कहते हैं जो ह्यूमन की नेचर है वो फंडामेंटली अच्छी है, बुरी नहीं है। रियलिज्म क्या कह रही थी कि जो ह्यूमन नेचर है उसमें लस्ट फॉर पावर है, इंसान को पावर चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन ये कहते हैं नहीं, इंसान की जो नेचर है ना वो अच्छी होती है, उसको सोसाइटी गंदा बनाती है, ठीक है। हालांकि माँ के पेट से कोई जो है वो सीख के नहीं आता कुछ, उसको सोसाइटी जो है वो क्रिमिनल बनाती है, ठीक है। उसको सोसाइटी का प्रेशर होता है, उसको सोसाइटी ही सीएसएस करवाती है, अदरवाइज इंसान जो है वो बड़ा सुकून से रह सकता है। ऐसे जो रिश्तेदार और दोस्त ये घर वाले ही फोर्स करते हैं, करो सीएसएस, है ना, अदरवाइज जो है ना इंसान बड़ा सुकून में होता है। आई समझ बात? तो ये इसी तरह से ये कहते हैं कि जो ह्यूमन की नेचर है वो फंडामेंटली गुड है, वो ठीक है। ओके, और ये कहते हैं इंटरनेशनल कॉपरेशन पॉसिबल है, इंटरनेशनल कॉपरेशन भी पॉसिबल है। ये भी कहते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस मैटर करते हैं, कॉन्शियसली डिवाइस्ड मशीनरी, ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाई ना, कॉन्शियसली डिवाइस्ड मशीनरी। फिर ये कहते हैं वॉर इज नॉट इनविटेबल, वॉर को रोका जा सकता है अगर स्टेट्स के बीच में इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हो। मतलब इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस का क्या मतलब है? स्टेट्स के बीच में इकोनॉमिक कॉपरेशन हो, इकोनॉमिक कॉपरेशन हो तो वार को रोका जा सकता है। जैसे पाकिस्तान और चाइना है, इकोनॉमिक कॉपरेशन है, तो दोनों के बीच में वार नहीं हो सकती। इसी तरह से अगर स्टेट्स एक दूसरे से इकोनॉमिकली कॉपरेट करेंगे तो वार जो है वो रोक जाएगी, वो लड़ेंगे नहीं। ओके, अब आते हैं इसके क्रिटिसिज्म पे। इसका क्रिटिसिज्म क्या बनेगा, आप बताओ मुझे, क्या बनेगा इसका क्रिटिसिज्म, क्या बनेगा? क्या बनेगा? बताओ मुझे, सारे पढ़ाया है, रियलिज्म भी पढ़ाइए, नियो रियलिज्म भी पढ़ाइए, सब पढ़ाया है। क्या बनेगा इसका क्रिटिसिज्म बुजुर्गों? सबसे पहले ये पावर पॉलिटिक्स को, ये इंस्टीट्यूशंस पे ज्यादा फोकस करते हैं लेकिन पावर रिलेशन को इग्नोर करते हैं, पावर, ठीक है, और सेल्फ इंटरेस्ट को इग्नोर करते हैं, ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट को इग्नोर करते हैं। आल्सो ये स्टेट्स के इंटरेस्ट को भी इग्नोर करते हैं। देखो स्टेट्स जो हैं अपने इंटरेस्ट पे काम करती हैं, इंडिया को अपने इंटरेस्ट हैं, यूएस को अपने इंटरेस्ट हैं, वो कभी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को क्यों देखेंगी, अपने इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज क्यों करेंगी? ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट ही अब होते हैं हर चीज के। जैसे एक इंसान की जिंदगी में उसके इंटरेस्ट सबसे ज्यादा जो है वो ऊपर होते हैं ना, इसी तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट वो इंपॉर्टेंट होते हैं। पाकिस्तान कभी भी अपने नेशनल इंटरेस्ट पे कंप्रोमाइज नहीं करेगा, यूएसए कभी भी अपने नेशनल इंटरेस्ट पे कंप्रोमाइज नहीं करेगी, इंडिया कभी भी अपने नेशनल इंटरेस्ट पे कंप्रोमाइज नहीं करेगी। बात समझ आ रही? और पावर पॉलिटिक्स आज तक नहीं गई, पावर को ये इग्नोर करते हैं, हर स्टेट की पावर। देखो अगर इंडिया की पावर इंक्रीज होती है तो ऑब्वियस सी बात है उसको बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान भी अपनी पावर इंक्रीज करेगा। तो पावर पॉलिटिक्स वो चली आ रही है, उसको ये इग्नोर कर रहे हैं। तो ये था इसका क्रिटिसिज्म। आई समझ आपको? आइडियलिज्म, ऑल ऑफ यू, जितने भी क्लास में हैं मुझे सारे के सारे बताओ। The recording has stopped. क्रिटिसिज्म में नेगेटिव बातें आती है ना, पॉजिटिव नहीं आती है ना। क्रिटिसाइज इट
विथ रियलिज्म एंड न्यू रियलिज्म। आसान से लफ्जों में समझो, आइडियलिज्म का क्रिटिसिज्म रियलिज्म एंड न्यू रियलिज्म होगी। ठीक है, समझ आया? अच्छा, ये मैं ना आपको भेजता हूँ, ये वाला कॉस्मोपॉलिटन मॉडल जो है, ये आपने उसमें नोट्स में इंक्लूड करना है। जी बिल्कुल, इसी तरह से ये नोट्स में आपने इंक्लूड करना है। ओके, तो जो अलग से मैं चीज सेंड करूंगा वो आपने नोट्स में इंक्लूड करनी होगी, कॉन्सेप्ट्स आपने ये इंक्लूड करने होंगे। समझ रहे हो बुजुर्गों? बात समझ आई? तो ये नोट्स में